अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो थी शेयर्स को इशू करने पर। उसमें हमने देखा था कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है तो वो किस तरह से शेयर्स इशू करके अपना सरमाया इकट्ठा करती है और किस तरह से अपनी बैलेंस शीट बनाती है। उसमें हमने देखा था कि अपने ऑफिसर्स को किस तरह से शेयर्स अलॉट करती है और प्रमोटर्स को किस तरह से शेयर्स अलॉट करती है, जनरल पब्लिक को किस तरह से शेयर्स अलॉट करती है, और अगर किसी से कोई एसेट ख़रीदा हो तो उसको किस तरह से शेयर्स अलॉट करती है। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि डिबेंचर और शेयर क्या है। बेसिकली जो लोग कंपनी के अंदर अपना सरमाया लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और उनके पास कंपनी के अंदर लगाए हुए सबूत के तौर पर एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। इसी तरह कंपनी उधार भी ले लेती है, पैसा उधार भी ले लेती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो जब कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा उधार लेती है तो एक तहरीर लिख देती है, जिस तहरीर के ऊपर एक रकम लिखी होती है, और वो तहरीर जिस बंदे के पास होती है उसका मतलब होता है कि उसने कंपनी को इतने जिसके ऊपर इतने उसके ऊपर उस तहरीर के ऊपर जितने पैसे लिखे हुए हैं उसने उस कंपनी को उधार दे रखे हैं। तो डिबेंचर इज क्या है? डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट रजामंदी किस चीज़ की? कर्ज की, जो कि कंपनी ने जनरल पब्लिक से लिया होता है या बाज़ का बैंक से भी कर्ज लेकर उनको डिबेंचर इशू कर देती है। तो डिबेंचर एक तहरीर है जो कि कर्ज लेकर कर्ज देने वालों को सबूत के तौर पर लिख दी जाती है। जिस तरह हर शेयर के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है, इस तरह डिबेंचर के ऊपर भी एक वैल्यू लिखी होती है जिसे हम डिबेंचर की फेस वैल्यू का नाम देते हैं। अब डिबेंचर जो है, चूँकि ये कर्ज लिया हुआ है तो इसके ऊपर कंपनी सालाना, माहाना या हर 6 माह बाद इंटरेस्ट पे करती है। तो वो इंटरेस्ट की रेशोज़ जो हैं, रेट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। 6% हो सकती है, 5% हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10% हो सकती है। तो वो जितनी भी रेट होती है वो डिबेंचर के लफ्ज़ के साथ, डिबेंचर के नाम के साथ लिख दिया जाता है कि ये इतने परसेंट का डिबेंचर है। तो डिबेंचर की एंट्रीज़, इस डिबेंचर इशू करने की एंट्रीज़ 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, 2 नुक्ता नज़र से हम डिबेंचर की एंट्री, जनरल एंट्रीज़ को, डिबेंचर इशू करने की जनरल एंट्रीज़ को देखेंगे। सबसे पहले है जी इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम इशू पॉइंट ऑफ व्यू। कि डिबेंचर्स की इशू करने की एंट्रीज़ को करना, डिबेंचर को सिर्फ इशू पॉइंट ऑफ व्यू की, डिबेंचर की इशू करने की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए। जैसे मैंने शेयर में बताया था कि कंपनी शेयर्स पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। सिमिलरली कंपनी डिबेंचर पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। तो हम तीनों सिनेरियोज में देखते हैं कि क्या क्या एंट्रीज पास होगी। सबसे पहला सिनेरियो है हमारे पास कि डिबेंचर्स इशूड एट पार, कि कंपनी जस्ट हमारे पास इशू करने की कंडीशन है, इशू करने की शर्त है कि कंपनी ने डिबेंचर पार पे इशू कर दिया। सिंपल एंट्री पास होगी, डिबेंचर इशू करेंगे, कंपनी के पास पैसे आएंगे, कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगी और परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। ये मैंने परसेंटेज यहाँ पे क्यों लिखा? परसेंटेज मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा कि जो डिबेंचर कंपनी इशू करेगी उसके ऊपर सालाना या 6 माह के बाद या माहाना जितना इंटरेस्ट पे करना होगा उस इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी जो ये डिबेंचर इशू कर रही है इसके ऊपर कंपनी ने सालाना 6% इंटरेस्ट पे करना है, तो इस डिबेंचर का नाम हो जाएगा 6% डिबेंचर अकाउंट। ओके, गॉट इट? तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली या सेमी एनुअली डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी ने पे करना होता है वो यहाँ पे हम परसेंटेज की शक्ल में मेंशन कर देंगे और वो उस डिबेंचर का नाम हो जाता है।
एक कंपनी ने मुख्तलिफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिबेंचर इशू किए होते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने 6% पे भी डिबेंचर इशू किए हो सकते हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिबेंचर इशू किए हो सकते हैं। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना जो है वो लाजमी है। तो डिबेंचर को क्यों क्रेडिट किया? डिबेंचर पे हमने जो पैसे लिए हैं, कल को हमने वापस भी तो करने हैं, वो हमारी लायबिलिटी है। हमने लोन लिया है, बोरो किए हैं, तो इसलिए हमारी लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी जो है वो हम क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है जी दूसरा केस, जो कि है डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। कि डिबेंचर्स कंपनी असल कीमत से फेस वैल्यू से ज़ायद कीमत पे इशू कर रही है। तो इस सेंस में कंपनी के पास पैसे आएंगे, कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगी, डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी है, इसको क्रेडिट कर देगी। यहाँ पे फिर परसेंटेज में जितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है वो रेट आ जाएगी, 6%, 5%, 10%, जितनी भी होगी। और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम कर देंगे, क्योंकि ये हमें इजाफी पैसे मिले हैं, तो इसको हम क्रेडिट कीमत में ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कंपनी के पास डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो जब डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल डिबेंचर था 100 रुपये का, कंपनी ने इशू किया 95 का, तो कंपनी को 95 रुपये मिले, 5 रुपये डिस्काउंट में चले गए। तो डिस्काउंट एक किस्म का आपका लॉस है, एक्सपेंस भी कह सकते हैं, तो इसको हम डेबिट कर देंगे और डिबेंचर को फेस वैल्यू के साथ क्रेडिट कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे डिबेंचर इशू किया 95 पे, तो 95 को डेबिट कर देंगे और 5 रुपये से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर देंगे और परसेंटेज डिबेंचर को हम 100 से क्रेडिट कर देंगे। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये मैं यहाँ भी अमाउंट्स लिख देता हूँ, ये 100 पे पार पे है, ये भी पार पे है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रीमियम पे इशू किया तो सपोज हम कर लेते हैं प्रीमियम 105 है, 105। डिबेंचर की फेस वैल्यू हमारे पास है जी 100 और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारे पास है 05। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आएगा। अब आगे इसकी देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसके सिंपल है, जो चीज़ डेबिट हो रही है वो एसेट्स में लिख दें, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट पे लिख दें। जैसे हमारे पास पहला केस था डिबेंचर इशूड एट पार, तो उसमें हमने ये किया कि परसेंटेज डिबेंचर्स को हमने लायबिलिटी में लिख दिया और कैश एट बैंक, क्योंकि डिबेंचर इशू करने से हमारे पास कैश आ रहा है, तो उसको हमने कैश एट बैंक को एसेट्स में लिख दिया। इसी तरह हमारे पास दूसरा केस था डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, तो हमने परसेंटेज डिबेंचर्स को लायबिलिटी में लिख दिया, प्रीमियम और इशू ऑफ डिबेंचर्स को भी लायबिलिटी में लिखा। वही एक रूल ऑफ थंब मैं बता रहा हूँ कि जो क्रेडिट हो रही है लायबिलिटी में लिख दे, डेबिट हो रही है एसेट्स में लिख दे। तो कैश एट बैंक हमने एसेट्स में लिख दिया। उसके बाद डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, तो परसेंटेज डिबेंचर्स को हम क्रेडिट कर देंगे, कैश एट बैंक को डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को सॉरी कैश एट बैंक को एसेट साइड पे लिख देंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को भी एसेट साइड पे लिख देंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी इसकी बैलेंस शीट। अच्छा, ये तो था कि इशू की शराइत को मद्देनजर रखते हुए डिबेंचर की एंट्रीज को पास करना। अब आगे हम देखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज रिडम्पशन? रिडम्पशन का मतलब है किसी भी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना, किसी भी लायबिलिटी को ख़त्म कर देना। तो डिबेंचर के कॉन्टेक्स्ट में रिडम्पशन का मतलब होगा कि डिबेंचर्स के मध्य में जो आपने पैसा बोरो किया हुआ है उसको वापस करना, रीपे करना। तो रिडम्पशन का सिनोनिम है रीपे करना। तो इसकी सबसे पहली कंडीशन है, अब हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे डिबेंचर्स इशू करने की वापसी की शराइत को मद्देनजर रखते हुए। पहले हमने जनरल एंट्रीज पास की, एंट्रीज पास की, काउंटिंग एंट्रीज पास की डिबेंचर्स को इशू करने की, सिर्फ इशू की शराइत को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन यहाँ पे हम डिबेंचर इशू करने की एंट्रीज पास करेंगे डिबेंचर्स की वापसी की शराइत को मद्देनजर रखते हुए।
तो सबसे पहले है जी इशूड एट पार है रिडीमेबल पार। इसका मतलब है कि आपने पार पे इशू किया है, मतलब फेस वैल्यू तो बराबर कीमत पे इशू किया और उसकी वापसी भी पार पे होनी है। तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर हमेशा शेयर कैपिटल की तरह फेस वैल्यू पे क्रेडिट होगा और परसेंटेज का मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या आना है। उसके बाद इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया लेकिन कल जब आपने वापस करना है तो पार पे करना है। मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपये का डिबेंचर था, आपने वो 95 रुपीज़ पे इशू किया तो आपके पास 95 रुपीज़ आ गए और 5 रुपये आपके डिस्काउंट में लॉस में चले गए या एक्सपेंस में चले गए। तो इस केस की जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जो चीज़ डेबिट हो रही है एसेट साइड पे लिख देंगे, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उन्हें हम जो हमारी लायबिलिटी साइड होगी उधर लिख देंगे। उसके बाद इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। हमने इशू प्रीमियम पे किए हैं लेकिन वापसी जो है वो पार पे होगी, मतलब इशू जायद कीमत पे किए हैं और वापसी जो है वो फेस वैल्यू के बराबर कीमत पे होगी। हुआ इसमें यह है कि हमने डिबेंचर था एक 100 रुपये का और हमने मिसाल के तौर पर 105 रुपये का इशू कर दिया। 105 का डिबेंचर जो है वो 100 रुपये से क्रेडिट होगा और प्रीमियम जो होगा वो हमारा वो 5 रुपये से क्रेडिट होगा। गॉट इट। उसके बाद इशूड एट पार कि आपने डिबेंचर पार पे इशू किया लेकिन कल को जब वापस करना है तो असल वैल्यू से जायद वैल्यू पे वापस करना है। तो इसमें यह है कि आपने पार पे इशू किया, 100 रुपये आपके पास आया, डिबेंचर फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा और कल को वापस आपने 5 रुपये एक्स्ट्रा करने, तो आपको 5 रुपये जब एक्स्ट्रा वापस करने पड़ेंगे तो वो आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो जाएगा। जब हम इस एंट्री को उठा के बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे, जो दो चीज़ें डेबिट हो रही हैं वो एसेट साइड पर लिख देंगे और जो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं वो हम लायबिलिटी साइड पर लिख देंगे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, जस्ट फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगला केस है इशू एट डिस्काउंट कि आपने डिस्काउंट पे तो इशू कर दिया, मतलब फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे आपने डिबेंचर इशू किया लेकिन जो डिबेंचर की वापसी है वो प्रीमियम पे करनी है, वो आपने असल कीमत से जायद कीमत पे करनी है। अब हुआ क्या, आपने डिस्काउंट पे इशू किया, आपके पास 95 रुपीज़ है, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है और प्रीमियम इसके ऊपर आपका है 5 रुपये। एक तो आपने क्या किया, 100 रुपये वाला डिबेंचर 95 रुपये में आपने इशू कर दिया और कल को वापसी भी आपने प्रीमियम पे करनी है, मतलब आपने कल को वापस इसको 105 रुपये पे करना है। तो पहले आपने कम पे इशू किया और जायद पे वापस करना है, तो 10 रुपये जो है वो आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में चला जाएगा। गॉट इट। जब हम इस एंट्री को उठा के बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे, जो चीज़ डेबिट हो रही है डेबिट साइड पे चली जाएगी और जो चीज़ क्रेडिट जो चीज़ डेबिट हो रही है एसेट्स में चली जाएगी और जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो लायबिलिटीज़ में चली जाएगी। इशू एट प्रीमियम एट रिडीमेबल एट प्रीमियम। आपने प्रीमियम पे इशू किया और वापसी भी प्रीमियम पे ही होगी, मतलब आपने फेस जायद वैल्यू पे इशू किया और इसकी जो वापसी है वो भी फेस वैल्यू से जायद वैल्यू पे होगी। मिसाल के तौर पर आपने 105 पे जो था वो, तो ये वैसे केस बनता नहीं है लेकिन कुछ बुक्स में दिया हुआ है। तो आपने जब प्रीमियम पे इशू किया 100 रुपये का डिबेंचर 5 रुपये प्रीमियम पे, तो 105 रुपये मिले, 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू से क्रेडिट हो गया, 5 रुपये इसका प्रीमियम हो गया। तो इसमें कोई आपको लॉस वगैरह तो का कोई कंसेप्ट जो है वो इसमें नहीं आ रहा, तो लॉस को हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। ये वैसे केस होता नहीं है क्योंकि देखें आपने जित 105 रुपये लिए और कल को 105 ही वापस कर देने, तो लॉस का कोई इसमें कंसेप्ट राइज नहीं होता, हम इसको बीच में से उधेड़ देते हैं। तो अब इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो ये पहला केस है इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो आपने ये करना है कि एसेट, जो पहले केस को देखना है, जो चीज़ डेबिट हो रही है एसेट साइड पे, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है लायबिलिटी साइड पे। इसके बाद आपने दूसरे केस में भी सेम यही करना है, तीसरे केस में भी सेम आपने यही करना है, चौथे में भी आपने सेम यही करना है। थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ स्पेस दे के।
उसके बाद ये आपके पास है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, जो कि पांचवा केस है। तो आप देखें परसेंटेज डिबेंचर को उस एंट्री को आप फोकस करें जाके, उसमें जो चीज़ क्रेडिट हो रही थी वो मैंने लायबिलिटी में लिख दी, और जो डेबिट हो रही थी वो हमने कहाँ लिख दी जाके, एसेट में, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स, प्रीमियम डिबेंचर्स। एंड वाला केस नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो व्यूज डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी बैलेंस शीट। तो जैसे जैसे आपने जोन सा केस पोस्ट करते जाना है, साथ साथ उसका टोटल भी आपने साथ साथ ही करते जाना है। तो हर एंट्री की पोस्टिंग बैलेंस शीट में इंडिविजुअली होगी, और इंडिविजुअली पोस्टिंग के बाद इंडिविजुअली ही उसका टोटल होगा। ओके, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 100 रुपया फेस वैल्यू डिबेंचर की, प्रीमियम है 0.5, और कैश एट बैंक में आपके पास आए हैं जी 100 रुपये, सॉरी 95 रुपीज़ आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं, और लॉस में आपका चला गया। और अब आप टोटल करें तो 105, सॉरी फॉर दैट, और इसी तरह 105। तो हर एंट्री की इंडिविजुअल पोस्टिंग करनी और इंडिविजुअल आपने टोटल करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डिबेंचर्स को इशू करने पर। तो डिबेंचर दो तरीके से इशू हो सकते हैं, एक इशू करने की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरा वापसी की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए। अब तीसरा एक ये सीन हो सकता है कि आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी है, आप उसको डिबेंचर इशू कर देते हैं, जैसा कि शेयर में था। तो आप वेंडर अकाउंट को डेबिट कर दो और परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो, प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो। तो ये हमारा सेशन था आज का, थोड़ा सा हल्का सा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आई कॉम लेवल पे बी कॉम पे तो सवाल इसमें से नहीं आता, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स को वो पूछ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाइट लेवल पे था। तो बाज़ औक़ात कंपनी जो है वो लोन ले लेती है, तो जब लोन लेती है तो डिबेंचर्स इशू कर देती है बैंक को एज सिक्योरिटी, मतलब गिरवी रखवा देती है अपने डिबेंचर्स बैंक के पास। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में दो ऑप्शन हैं जी। एक तो ऑप्शन ये है कि सिंपली बैलेंस शीट बनाई जाए, और बैलेंस शीट के अंदर लिख दिया जाए बैंक लोन, बैंक लोन की अमाउंट जितनी भी है वो लिख दीजिए। अमाउंट के कॉलम में फॉर एग्जांपल 3 लाख है, तो ब्रैकेट्स में लिखा है सिक्योर्ड अगेंस्ट डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 4 लाख। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा बैंक आपसे जब आपको लोन देता है तो आपसे लोन की अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट की जो सिक्योरिटी है वो डिमांड करता है। तो एक तो इसका ये तरीकाकार है, ऑप्शन नंबर 1, कि आपने अगर डिबेंचर इशू की हैं एज ए सिक्योरिटी ऑफ लोन, तो आप इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर दें, कोई एंट्री पास ना करें। ऑप्शन 2 देख लेते हैं कि आपके पास क्या है। तो ऑप्शन 2 में ये है कि आप एंट्री पास कर ले, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और 2% परसेंटेज में वही कि कितना डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो अब इसकी बैलेंस शीट में पोस्टिंग किस तरह होगी इस एंट्री की, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट हो रहा है, एसेट में चला जाएगा, डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है, लायबिलिटी में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने लोन लिया हुआ है, तो बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, बैंक लोन को लायबिलिटीज में लिख देंगे, और बैंक लोन लेने की वजह से कंपनी के पास पैसे आए हैं,
तो कंपनी एसेट साइड में कैश एट बैंक भी लिखेगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो आई होप सो कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो दूसरे केस में मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले जब बैलेंस शीट की इसकी बनेगी, सबसे पहले बैंक लोन की अमाउंट लिखी जाएगी, 3 लाख रुपया सपोज है। तो उसी तरह एसेट साइड पे आपने लोन लिया है तो आपके पास पैसे आए हैं, एक तरफ लायबिलिटी बनी है, दूसरी तरफ आपका वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, रिसोर्सेज आर इक्वल टू सोर्सेज। तो बैंक लोन 3 लाख और कैश एट बैंक 3 लाख। और फिर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आपने लिख देना है एसेट साइड पे, 4 लाख का या जितने की वैल्यू के भी आप डिबेंचर्स दे रहे हैं, और डिबेंचर की फेस वैल्यू को आपने क्रेडिट हो रही है उसको आपने लायबिलिटी साइड पे लिख देना है। तो ये है हमारा एक तीसरा ऑप्शन, इशू ऑफ डिबेंचर एज सिक्योरिटी ऑफ लोन, कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं हमारे पास बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए कुछ नहीं होता, तो हम बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर जो है वो इशू करके दे देते हैं। तो उसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। ऑप्शन 1 है कि कोई एंट्री ही पास ना करो, ओनली रिटर्न शीट। टाइपिंग स्पीड मेरी ज़रा प्रॉब्लम करती है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।